हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के फिजिक्स में मिशन बोर्ड एग्जाम 2025 में हम टॉपर रिवीजन सीरीज में लेकर हाजिर हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर नंबर फर्स्ट का हमारा दूसरा लेक्चर है। एक लेक्चर और करेंगे इसमें और सारे जो भी टॉपिक हैं हो जाएंगे कवर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्या है सीरीज है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कह रहा देखिए आवेश घनत्व किसे कहते हैं। मतलब क्या रहा है, आवेशित तार के मान लीजिए एक हमारा क्या तार है, इस पर क्या है आवेश समान रूप से क्या हुआ, इस पर वितरित हुआ है। इस पर क्या है हमारा आवेश क्या है समान रूप से वितरित है। यानी रेखीय आवेशित तार पर के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं आवेशित तार के आवेशित तार के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर होता है क्या, एकांक लंबाई यानी यल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, हमारा क्या है रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हमारा हो जाएगा क्या, इसका मात्रक कूलाम मीटर, कूलाम प्रति मीटर। और बीमा, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, कूलाम का मात्रक क्या होगा, बीमा हो जाएगा क्या AT और मीटर का यल, यानी AT यल इनवर्स। हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाए, आंसर करें यही हमारा क्या हो जाएगा बीमा। हाँ तो आंसर ये तो है, करा हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। कह रहा दो नियत विभव तथा आवेशित बराबर गोलों को निर्वात में r दूरी पर रखने पर उनके बीच यह बल लगता है। मतलब दो आवेशित गोले हैं एक दूसरे से कितनी दूरी पर, r दूरी पर। मान लीजिए क्या एक का आवेश Q1 है और एक का आवेश क्या है Q2 है। एक दूसरे से क्या r दूरी पर है, तो उनके बीच लगने वाला बल यानी F का मान पूछ रहा है। और इन गोलों के बीच लगने वाले बल को बताइए यदि इन्हें K बराबर द्युतांक माध्यम में क्या हो r दूरी पर रखा जाए तो हमारा F का मान कितना है, पहले 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो कर r दूरी पर रखे हैं तब बल कितना लग रहा है, F लग रहा है। फिर कह रहा है यदि क्या इन गोलों के बीच लगने वाले बल को बताइए यदि क्या हो K बराबर द्युतांक माध्यम में रखा गया। तो यानी F डैश बराबर हमारा क्या होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू K बराबर द्युतांक माध्यम में रखा है तो Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा r स्क्वायर। तो Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा F डैश का मान, ये हमारा क्या होगा समीकरण नंबर 2। और F बटे F डैश ये क्या कहते हैं, समीकरण 2 हो गया F बटे F डैश से भाग देंगे तो क्या होंगे, सारे कट जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा K। हमारा क्या होगा नीचे आएगा क्या ऊपर चला जाएगा तो हमारा आ जाएगा K। अब K आ जाएगा तो हमारा F डैश बराबर हो जाएगा कितना, F बटे K। हमारा क्या होगा यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक आंसर ये हो गया। तो लगने वाला बल और क्या है इतना लगेगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा एक खोखले बेलन के अंदर Q कूलाम आवेश उपस्थित है। मतलब एक खोखला बेलन है यहाँ पर,
इसके अंदर क्या Q कूलाम आवेश उपस्थित है। यदि बेलन के वक्री पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, मतलब क्या रहा है, इसके जो क्या है वक्री पृष्ठ से क्या हो रहा है 5 वोल्ट मीटर क्या हो रहा है फ्लक्स संबंधित हो, तो बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स या इस समतल पृष्ठ से या इस समतल पृष्ठ से कितना क्या होगा फ्लक्स गुजरेगा, यही पूछ रहा है। तो गॉस के प्रमेय से हमारा क्या गुजरने वाला फ्लक्स यानी फाई बराबर होता है Q अपान इप्सिलॉन नॉट। तो जितना यहाँ से गुजरेगा यानी हमारा क्या है फाई क्या है हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स, तो हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा Q अपान इप्सिलॉन नॉट। मतलब इस पृष्ठ से टोटल गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई, हमारा क्या है यहाँ फाई क्या है कुल वैद्युत फ्लक्स है, फाई क्या है कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है किसी पृष्ठ से गुजरने वाला क्या कुल वैद्युत फ्लक्स का क्या होता है 1 अपान इप्सिलॉन गुना होता है। तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है फाई अपान Q अपान इप्सिलॉन नॉट, मतलब इसका आवेश क्या है Q है, तो इसका कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा Q अपान इप्सिलॉन नॉट। तो जितना आवेश है आवेश का क्या होता है 1 अपान इप्सिलॉन गुना होता है, तो क्या होगा कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा Q अपान इप्सिलॉन नॉट। यदि बेलन के वक्री पृष्ठ पर क्या वैद्युत फ्लक्स फाई हो, जो हमारा क्या है वक्री पृष्ठ है, तो यहाँ कह रहा है क्या यदि बेलन के वक्री पृष्ठ में क्या फाई, यदि क्या वक्री पृष्ठ क्या फाई है, तो हमारा फाई बराबर हो जाएगा कितना, हमारा फाई बराबर हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा Q अपान इप्सिलॉन नॉट। तो हमारा क्या है ये वक्री पृष्ठ इधर से फिर इधर से फिर इधर से, टोटल हमारा फ्लक्स क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स हमारा क्या है फाई है, यानी हमारा क्या है ये Q अपान इप्सिलॉन नॉट है, टोटल फ्लक्स क्या Q अपान इप्सिलॉन नॉट है। तो हमारा टोटल फ्लक्स क्या लिख देंगे यहाँ Q अपान इप्सिलॉन नॉट। अब हमारा यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ लिख सकते हैं चूँकि A और यहाँ ये दोनों क्या है क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, दोनों में से क्या होंगे बराबर फ्लक्स गुजरेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा लिख देंगे 2 फाई 1, तो लिख देंगे 2 फाई 1 प्लस फाई बराबर Q अपान इप्सिलॉन नॉट। तो हमारा 2 फाई 1 बराबर हो जाएगा Q अपान इप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। तो हमारा फाई 1 बराबर आ जाएगा कितना 1 अपान 2 Q अपान इप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। तो हमारा क्या होगा यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा कूलाम के वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। तो कह रहा कूलाम का नियम होता क्या है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर क्या है आवेश हैं बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण का होगा। ये दोनों क्या है धनावेशी तत्व क्या होगा प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण, ये क्या एक धनावेश और एक ऋणावेश क्या होगा दोनों के बीच क्या होगा आकर्षण। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों के आवेशों के बीच की दूरी के क्या होता है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों आवेशों का क्या है गुणनफल के क्या होता है अनुक्रमानुपाती, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के क्या होता है 1 अपान के क्या होता है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों के एक साथ करेंगे तो हमारा हो जाएगा F बराबर F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। हमारा क्या हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यह बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो वायु या निर्वात के लिए वायु या निर्वात हेतु, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए तो हमारा क्या हो जाएगा F बराबर एक K का मान हमारा क्या हो जाएगा K का मान हो जाएगा 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यानी इसका मान होता है कितना 9 गुणे 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो हमारा F बराबर हो जाएगा कितना F बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमारा क्या है यही बल हो जाएगा, या लिख सकते हैं F बराबर 1 अपान
9 गुणे 10 का पावर 9, 9 गुणे 10 का पावर 9 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा, ये दोनों सूत्र हो जाएंगे। यदि दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात के स्थान पर क्या अन्य कोई परावैद्युत माध्यम, तेल, कांच, अभ्रक आदि हो तो हमारा यफ यम यानी क्या, किसी माध्यम के लिए हो जाएगा हमारा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो हमारा इतना हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट इंटू की, इप्सिलॉन नॉट इंटू के को मान लेते हैं क्या, इप्सिलॉन हमारा क्या, माध्यम की वैद्युतशीलता, ये हमारी क्या हो जाएगी, माध्यम की वैद्युतशीलता, ये हमारी क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता, ये क्या है हमारा माध्यम की वैद्युतशीलता। तो हमारा एफ बराबर हो जाएगा कितना, माध्यम का क्या हो जाएगा हमारा लगने वाला कूलाम बल 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है कूलाम का नियम, 3-4 नंबर में पूछेगा तो इतना तो आपको आंसर देना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा वैद्युत बल रेखाएं के गुणों को लिखिए। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण होते क्या हैं, तो उनको लिखना है। कह रहा वैद्युत बल रेखाओं या वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा कह सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में क्या करेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का क्या कहता है अनुसरण करता है उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में क्या किया गया, स्वतंत्रता पूर्वक क्या किया, एक हमने धन परीक्षण आवेश को छोड़ दिया, हमने क्या किया Q0 को क्या किया, हमने छोड़ दिया धन परीक्षण आवेश को। तो क्या करेगा वह, जिस मार्ग का क्या करेगा अनुसरण करता है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो इनके गुण निम्न प्रकार हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। क्या होंगी, प्लस से निकलेंगी और क्या होंगी, माइनस पर समाप्त होंगी। प्लस से निकलेंगी, माइनस से, प्लस से निकल रही हैं और माइनस पे क्या हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। फिर कह रहा है वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, सतत होती हैं। मतलब क्या होगी, प्लस से निकलेंगी क्या, माइनस पे समाप्त हो जाएंगी। तो मतलब क्या है, सतत होती हैं। प्लस से चलेंगी माइनस पे समाप्त हो जाएंगी, ये क्या होती हैं, सतत होती हैं। अब वैद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर, मान लीजिए क्या ये हमारा वैद्युत बल रेखा है, इस पर क्या करना है, हम किसी बिंदु पर क्या स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या करेगा वह, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, यही लिखा गया है। और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, जब समान दूरी पर क्या हो, एक समांतर होती हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समांतर तथा एक दूसरे के समान दूरी पर स्थित वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। फिर करा असमांतर वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, असमान वैद्युत क्षेत्र को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा। करा धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं दूर की ओर होती हैं। मान लीजिए क्या है हमारा, क्या एक धनावेश है तो इसके कारण जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं क्या होती हैं, दूर की तरफ होती हैं। धनावेश के कारण क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं दूर की तरफ होती हैं। और ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ऋणावेश के कारण क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, पास की तरफ होती हैं। तो धनावेश के कारण क्या होंगे, वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, दूर की तरफ, दूर की तरफ। और ऋणावेश के कारण क्या होती हैं, भीतर की तरफ। वैद्युत बल रेखाएं की दिशा क्या होगी, भीतर की तरफ होगी। और धनावेश के कारण क्या होगी, दूर की तरफ। और ऋणावेश के कारण क्या होती है, भीतर की तरफ होती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता से क्या तात्पर्य है। तो हमारा आप माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता, इसे इप्सिलॉन आर से आपेक्षिक वैद्युतशीलता को आपेक्षिक वैद्युतशीलता को इप्सिलॉन आर से प्रदर्शित, आर से मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, यानी क्या आर से क्या होगा, रिलेटिव मतलब क्या, आपेक्षिक वैद्युतशीलता इप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। इप्सिलॉन आर से क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आपेक्षिक वैद्युतशीलता को क्या इप्सिलॉन आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित
करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो तब दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो तब दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल हमारा क्या हो जाएगा, एफ ए बराबर है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। हमारा क्या होगा इक्वेशन नंबर 1। यदि क्या हो दोनों बिंदु आवेशों के बीच वायु निर्वात के स्थान पर क्या हो K बराबर विद्युदांक माध्यम हो। यदि दोनों बिंदु आवेशों को वायु या निर्वात के स्थान पर के परावैद्युत माध्यम में रखा जाए, माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखने पर हमारा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया 2। तो हमारा क्या होगा समीकरण एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहाँ पर करेंगे क्या एप्सिलॉन नॉट इंटू के बराबर क्या मान लें एप्सिलॉन नॉट इंटू के को क्या कर लें हम मान लेते हैं क्या एप्सिलॉन। तो इसको क्या मान लेते हैं एप्सिलॉन यानी क्या माध्यम की वैद्युतशीलता। इसको क्या करेंगे कहेंगे माध्यम की वैद्युतशीलता। ये क्या हो जाएगी हमारी माध्यम की वैद्युतशीलता। तो हमारा एफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। इसको मानेंगे इसको कुछ मत मानिए। अब आगे उसके बाद समीकरण 1 व 2 में क्या कहेंगे समीकरण 1 व 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर से क्या करेंगे समीकरण 2 से क्या करेंगे भाग देने पर समीकरण 1 में क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे तो हमारा हो जाएगा एफ ए बटे एफ एम बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर और हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन हमारा क्या ऊपर वाला एप्सिलॉन नॉट और हमारा क्या एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा और हमारा हो जाएगा क्या आ जाएगा एफ ए बटे एफ एम बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन R बराबर हो जाएगा कितना एप्सिलॉन R, जहाँ एप्सिलॉन R क्या है हमारी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता। इसी क्या कहेंगे माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो लिख सकते हैं अतः माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की
वैद्युतशीलता के अनुपात को निर्वात की वैद्युतशीलता के क्या है, हमारा क्या इप्सिलॉन, हमारा क्या इप्सिलॉन किसकी है, यह माध्यम की वैद्युतशीलता और वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। आपेक्षिक वैद्युतशीलता एप्सिलॉन आर कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला है स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या करना, तुलना करना है। स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। तो स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, एफ जी बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, और वैद्युत बल होता है 1/4πε0 Q1 और Q2 अपान आर स्क्वायर। दोनों क्या दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का, जो हमारा क्या वैद्युत बल क्या आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, सिर्फ आकर्षण प्रकृति का हो सकता है। फिर अगला हमारा कह रहा है कि वैद्युत बल दो आवेशों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या दोनों द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता। मतलब क्या यहाँ पर आवेश Q1 और Q2 रखे हैं, तो क्या बीच में कौन सा माध्यम है उस पर निर्भर करेगा, लेकिन दो द्रव्यमान M1 और M2 रखे हैं तो इनके बीच कोई भी माध्यम हो उस पर निर्भर नहीं करता है। तो अगला करा है वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। जो वैद्युत बल होता है क्या गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, बहुत ही अधिक शक्तिशाली होता है। और वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही क्या समकक्षी हैं। तो हमने देखा कि क्या है, ये जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है m1 m2 इनके क्या होता है, एफ जी होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। कैसा होता है, आकर्षण प्रकृति का। और क्या होता है, इनके दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो हमारा क्या वैद्युत बल क्या है, दोनों आवेशों के क्या होता है, यदि क्या हो सेम आवेश हो, सेम नेचर की यदि हो, क्या हो सेम नेचर, समान प्रकृति के भी क्या होगा, समान आवेश रहेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। समान आवेश क्या होगा, प्रतिकर्षण। और विपरीत आवेश रहेगा तो क्या होगा, आकर्षण। तो इसकी प्रकृति क्या होती है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की होती है। और जो हमारा क्या वैद्युत बल क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है। आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों की प्रकृति का होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। और आगे हमारा कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करना, व्यंजक प्राप्त करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो करा किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में अंदर स्थिति में किसी बिंदु पर क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो मान लेते हैं क्या एक वैद्युत द्विध्रुव क्या ए बी है, हमारा क्या ए बी एक क्या एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसके बीच की दूरी क्या 2l। तुम इसके मध्य बिंदु से तो क्या ए पर क्या प्लस माइनस क्यू आवेश और बी पर क्या प्लस क्यू आवेश रखा है। बी पर क्या माइनस क्यू आवेश और ए पर क्या प्लस क्यू आवेश रखा है। और दोनों के बीच दोनों क्या एक दूसरे से अल्प दूरी पर यानी 2l दूरी पर स्थित है। तो इनके मध्य बिंदु ओ से इसके मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर हमको क्या करना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी r है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है r है। तो ए प्लस क्यू आवेश से क्या होगा, यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा, ये दूरी l है तो क्या होगा r माइनस l। तो r माइनस l हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ बिंदु P की दूरी कितना हो जाएगा, ए प्लस ए क्या है यहाँ है इतना l है और क्या ए r है तो r प्लस l हो जाएगा इतनी दूरी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। अब जो क्या होगा हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल क्या होगा, इसी की दिशा में होगा जिसे कहेंगे क्या E2। और माइनस क्यू के कारण क्या होगा, बल लगता है क्या दूर की तरफ।
तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या आ गई, इसी की तरफ होगी। तो मतलब क्या बिंदु P पर क्या होगा, एक सेकंड, प्लस आवेश का कारण क्या था, प्रतिकर्षण लगता है, तो क्या होगा, एक सेकंड सॉरी, वो प्लस आवेश के कारण क्या होगा हमारा प्रतिकर्षण, प्लस आवेश से क्या होता है विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूर की तरफ होता है। तो प्लस आवेश से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, दूर की तरफ होगा। तो हमारे क्या होगा E1 बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लस आवेश के कारण क्या होगा, दूर की तरफ, और माइनस आवेश के कारण क्या होगा, उसी की दिशा में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश कारण क्या होगा हमारा E1। तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का स्क्वायर। तो हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या, आर माइनस एल ही तो है, तो आर माइनस एल का स्क्वायर हमारा समीकरण 1 मान लेंगे। और माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल, बिंदु P पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम क्या, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा। तो बिंदु P पर हम क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा हमारा क्या, E1 माइनस E2। क्यों होगा, क्योंकि क्या है दोनों के बीच क्या रहा है, दोनों क्या है एक दूसरे के विपरीत है, E1 और E2 क्या है विपरीत हैं, तो क्या हो जाएंगे दोनों एक दूसरे में से क्या होंगे, E1 में से E2 को घटा देंगे, तो अधिक वाले में से क्या कम को घटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा E बराबर हो जाएगा तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस क्यू अपान माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा E बराबर हो जाएगा कितना, E बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन करेंगे क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का 1/r प्लस एल का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, तो हमारा E बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ क्या करेंगे आर प्लस एल का स्क्वायर, दोनों का क्या करेंगे हम हर बराबर करके हल करेंगे, तो इतना इसका गुणा इसमें हो जाएगा माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर है तो क्या स्क्वायर कर देंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आर प्लस एल का क्या करेंगे और आर माइनस एल का करेंगे, हम इन दोनों को क्या करेंगे हल करेंगे, तो हमारा E बराबर आ जाएगा, यहाँ पर 2 लाइन छोड़ देते हैं। आप क्या करेंगे इसको, इसका होल स्क्वायर पर इसको होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा आ जाएगा, होता है आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर बराबर होता है हमारा क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है कितना 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि E बराबर हमारा हो जाएगा क्या, E बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिख सकते हैं क्या Q इंटू 2L
इंटू 2r बटे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हमारा ई यहाँ पर q इंटू 2l बराबर मान लेते हैं p हमारा क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हमारा क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, आर का मान क्या होगा एल की तुलना में क्या होगा बहुत ही, आर का मान क्या एल की तुलना में क्या है, एल की तुलना में क्या बहुत अधिक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा बहुत अधिक हो जाएगा एल स्क्वायर की तुलना में। अतः एल स्क्वायर को क्या करेंगे नगण्य मान लेंगे, को नगण्य मानने पर। तो एल स्क्वायर को क्या करेंगे हम छोड़ देंगे। अब एल स्क्वायर को क्या करेंगे हम नगण्य मानने पर एल स्क्वायर को क्या करेंगे हम छोड़ देंगे। तो हमारा बचेगा क्या ई बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2p r बटे r का पावर 4। तो 4 से क्या होगा एक r कट गया यानी आ गया 3। तो हमारा ई बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान r क्यूब। तो हमारा क्या होगा यहाँ से फार्मूला बनकर निकल आया। तो इसका सदिश रूप, इसका क्या होगा सदिश रूप, सदिश रूप में इसको लिखेंगे तो वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान r क्यूब। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा इतना आ जाएगा। तो अतः लिख सकते हैं वेक्टर ई व वेक्टर p क्या है एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। यहाँ वेक्टर ई और p क्या है एक ही दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारा वेक्टर ई, यहाँ पर देख रहे हैं क्या हमारा p की दिशा क्या है माइनस से क्या होता है प्लस की तरफ, और हमारे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है इधर की तरफ, क्योंकि क्या E1 अधिक है तो अधिक वाले की तरफ क्या होगा अधिक हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा दोनों क्या एक ही दिशा में है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो आपको बताना है क्या एक छोटा सा आपके लिए क्या है होमवर्क है, आपको कमेंट में इसमें बताइएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट बराबर यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका मान क्या होगा 9 × 10 का पावर 9 होगा कि 1/9 × 10 का पावर 9 होगा कि 1/9 × 10 का पावर -9 होगा। तो क्या होगा इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट में बताना है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, अच्छी स्थिति में हमने देख लिया, अब देखेंगे क्या निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो मानते हैं क्या हमारा क्या एक वैद्युत द्विध्रुव क्या -q और +q है, एक दूसरे से क्या अल्प दूरी यानी 2l पर स्थित है। तो इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में क्या करना है हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो +q के कारण जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा क्या होगा दूर की तरफ, +q के कारण क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की तरफ, और -q के कारण क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी -q की तरफ होगी। तो यदि इनके बीच क्या थीटा कोण पर क्या थीटा कोण हो तो यहाँ भी क्या होगा ये हमारा हो जाएगा थीटा + थीटा क्या होगा हमारा क्या है बाय कोण क्या होगा हमारा हो जाएगा थीटा + थीटा। इसको क्या करेंगे हमारा क्या है ये हमारा E2 है और ये हमारा क्या +q के कारण क्या हमारा E1 है। तो इन दोनों को क्या करेंगे इसको हम दो घटक में बांटेंगे। तो इसको बांटेंगे क्या E2, तो हमारा क्या जगह हमारा हो जाएगा E2 cos थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा ए वाला हमारा लंबवत घटक हो जाएगा E2 sin थीटा, ये हो जाएगा E2 sin थीटा। और इसको क्या करेंगे दो घटकों में तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा हो जाएगा
E1 साइन थीटा, लंबवत घटक क्या होगा E1 साइन थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा E1 कास थीटा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको, और क्या है ये दूरी क्या है, आर दूरी पर हमें क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो आर दूरी पर ज्ञात करना है। तो हमारे क्या जगह ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये दूरी क्या है, ये हमारी दूरी क्या है यल है, और ये भी क्या होगी हमारी यल। इसके मध्य बिंदु ओ से क्या आर दूरी पर, मध्य बिंदु ओ है, ओ से आर दूरी पर क्या बिंदु पी मान है। तो ये दोनों क्या, ये हमारा क्या समकोण त्रिभुज क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर क्या, कर्ण का क्या इतना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा वही आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो यही फिगर हमने बनाया है, और यहाँ पर भी क्या किया आपको बनाकर दिखा दिया। तो उम्मीद है अब आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। इसको देते हैं मिटाई, अब करेंगे क्या सवाल को हल। तो कह रहा माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या ए भी है, जिसके मध्य बिंदु ए से ए पर क्या करना है प्लस क्यू आवेश तथा मध्य बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या है 2l है, और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की क्या करनी है हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब निरक्षीय स्थिति में हमको क्या करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ तक अपने फिगर तो समझ लिया है। तो जब फिगर समझ लिए हैं तो आइए बढ़ते हैं आगे, या इस फिगर को ऐसे ही रहने दीजिए। अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हमारा प्लस क्यू आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या आ जाएगी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान क्या हो जाएगा क्यू अपान माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा क्यू अपान प्लस क्यू आवेश का क्या होगा ई बराबर क्या होगा E1 बराबर क्यू अपान क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्या है ये हमारा स्क्वायर। तो हमारा E1 बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ से E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब पुनः माइनस क्यू आवेश के कारण हमारा E2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान क्या, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है अंडर रूट में। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्या होगा इसका रूट का स्क्वायर होगा तो क्या होगा हमारा रूट हट जाएगा, तो हमारी E2 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा E1 और E2 एक दूसरे क्या है विपरीत हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा शून्य हो जाएगा। लेकिन क्या है ये दोनों क्या है इधर हमारा ये दोनों क्या एक ही दिशा में है, तो हमें क्या होगा दोनों क्या होंगे ये दोनों हमारे जुट जाएंगे। तो एक ही दिशा में क्या होंगे जुट जाएंगे, और क्या हो विपरीत दिशा में क्या होगा वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा शून्य हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई यहाँ पर लिखते हैं हमारा वैद्युत क्षेत्र कुल वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा क्या हमारा E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। तो हमारा E बराबर हो जाएगा कितना E1 ये क्या E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा, दोनों क्या है बराबर हैं। तो लिख सकते हैं E1 कास थीटा प्लस E1 कास थीटा। जब दोनों क्या है बराबर हैं तो हो जाएगा हमारा 2 E1 कास थीटा। यहाँ पर क्या देखिए E1 और E2 क्या दोनों बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं E बराबर 2 गुणे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इतना हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। और हमारा कास थीटा बराबर क्या होगा यहाँ पर कास थीटा पर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ये आधार है और ये हमारा क्या ये कर्ण है।
तो आधार यल बटे आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट यल स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं कास थीटा बराबर, कास थीटा क्या होगा, आधार, आधार कितना है यल, कर्ण कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तब यहाँ पर मान रख देंगे यल बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, हमारा क्या आ जाएगा, इसको अंडर रूट कर देंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब ये क्या है, हमारा 1 है और 1/2 है, तो क्या करेंगे, दोनों जुड़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ई बराबर 2 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2q यल अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का पावर 3/2। चूँकि हम जानते हैं q इंटू 2l, यहाँ पर हम रख सकते हैं ई बराबर 1 q इंटू 2l, हमारा क्या है यहाँ पर q इंटू 2l इंटू क्यू, या इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिखेंगे हम q इंटू 2l। तो हम जानते हैं कि q इंटू 2l बराबर p, हमारा क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, p हमारा क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो और फिर r का मान क्या यल की तुलना में क्या बहुत ही अधिक है, तो हमारा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यल की तुलना में क्या हो जाएगा बहुत ही, यल स्क्वायर क्या होगा बहुत कम हो जाएगा आर की तुलना में। तो यल स्क्वायर को क्या करेंगे हम नगण्य मान लेंगे, यल स्क्वायर को नगण्य मानने पर यल स्क्वायर को क्या करेंगे हम नगण्य मान लेंगे, तो हमारा ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर स्क्वायर, और यल स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बच जाएगा कितना 3/2। तो 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, तो हमारा ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर क्यूब। तो ई बराबर क्या होगा हमारा पी बटे आर क्यूब। इसको सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में, तो इसको हम क्या करेंगे सदिश रूप में लिखेंगे। जब इसको सदिश रूप में हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा सदिश रूप में हमारा इसका मान हो जाएगा कितना, ई बराबर वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर क्यूब, यानी वेक्टर पी। तो हमारा क्या है निरक्षी स्थिति में क्या पी बटे आर क्यूब, और अच्छी स्थिति में यहाँ पर क्या लग गया है हमारा, अच्छी स्थिति में क्या होगा यहाँ पर 2p, और निरक्षी में क्या है हमारा p। तो ये हमारा क्या हो गया निरक्षी स्थिति में क्या हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम लिख सकते हैं ई अच्छी बटे, ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा दे रहे हैं, ई अच्छी बटे ई निरक्षीय बराबर हो जाएगा, अच्छी स्थिति में क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटे आर क्यूब, और निरक्षीय स्थिति में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू p बटे आर क्यूब। तो क्या हो जाएगा p बटे आर क्यूब 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और p बटे आर क्यूब कट जाएगा, यानी हो जाएगा ई अच्छी बटे ई निरक्षीय बराबर क्या हो जाएगा 2/1, या लिख सकते हैं 2 संबंधे 1, हमारा क्या होगा एक आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था कि क्या तीव्रता क्या बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना था, तो हमें आसानी से क्या किया हमने ज्ञात कर लिया एकदम सिंपल तरीके से। यदि क्या कहते हैं हमारे सारे रिवीजन सीरीज जितने भी हम करा रहे हैं उन सब से जुड़ेंगे तो आपको हम गारंटी देते हैं कि आपको यही याद करा देंगे, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्रैक्टिस थोड़ा सा आप करेंगे, एक बार हमने बताया एक बार आप अपने से कीजिए, और क्या होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस ही क्या करता है इंसान को क्या करता है महान बनाता है। तो क्या करेंगे आप प्रैक्टिस करेंगे
तो आप ऑटोमेटिक क्या होंगे, एकदम अच्छे हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, गॉस का नियम क्या है, इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के पृष्ठ के बाहर तथा किसी बिंदु पर क्या वैद्युत क्षेत्र का क्या करना, हमको सूत्र ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं क्या एक आर त्रिज्या का क्या है, गॉस का नियम हम लिखेंगे नहीं, तो मान लेते हैं क्या आर त्रिज्या का क्या है, एक हमारा आर त्रिज्या का क्या है हमारा एक, मान लेते हैं क्या एक हमारा गोली कोष है। तो आर त्रिज्या का क्या हमारा, आर त्रिज्या का क्या है हमारा एक गोली आवेशित गोली कोष है। इस पर क्या है, ये क्या आवेशित गोली कोष है। तो गोली कोष से जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा, इस गोली कोष पर क्या किया, एक प्लस क्यू हमने क्या किया आवेश रख दिया, इसको क्या किया हमने आवेशित कर दिया, इसको प्लस क्यू आवेश से क्या किया हमने आवेशित कर दिया, और क्या इस पर समान रूप से क्या हुए आवेश क्या हो गया वितरित हो गया। तो इस आवेश के चारों तरफ क्या करेंगे, हम एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे कल्पना कर लेंगे। इस आवेश के चारों तरफ क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे कल्पना कर लेंगे। तो इससे क्या करेंगे, हमने एक क्या किया गॉसियन पृष्ठ की क्या किया हमने कल्पना कर ली, जिसकी त्रिज्या क्या हो गई हमारा स्मॉल आर। त्रिज्या का क्या गॉसियन पृष्ठ की क्या करें, इसके चारों ओर कल्पना कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या होंगे, हम छोटे से क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, हम पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसके बाद क्या करें पूरे क्षेत्र के लिए निकालने वाले हैं। तो अब आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या हमने आर त्रिज्या का क्या एक छोटा सा क्या किया हमने गोली कोष ले लिया। तो कह रहा इसके इस पर क्या आवेश समान रूप से क्या यहाँ पर समान रूप से क्या हमने आवेश को वितरित कर दिया, और इससे ये क्या करें हम इसके चारों तरफ क्या करेंगे, हम एक गॉसियन पृष्ठ क्या करेंगे कल्पना कर लेंगे, और उसके अल्पांश के कारण क्या करेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बाहर निकालेंगे, पहले बाहर निकालेंगे उसके बाद अंदर भी निकालने वाले हैं। तो इस पर क्या अल्पांश काल क्या हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हमारा क्या होगा क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा लंबवत बाहर की तरफ होता है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या एक प्लस आवेश क्या होगा, इसके कारण क्या होगा दूर की तरफ होगा। तो अब आइए इस पर हम क्या करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो क्या माना आर त्रिज्या का एक आवेशित गोली कोष है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है वितरित है। तो अब समान तो गोली कोष के बाहर, गोली कोष के बाहर यानी आर का मान क्या है स्मॉल आर से, कैपिटल आर का मान क्या है स्मॉल आर से, मतलब क्या है ये हमारा क्या है ये कैपिटल आर है इतना, तो क्या होगा हमारा ये वाला तो अधिक होगा ना, तो क्या है कैपिटल स्मॉल आर क्या है हमारा अधिक है, यानी कैपिटल आर क्या है कम है। तब अब यहाँ पर हमारा फाई ई मतलब फ्लक्स हो जाएगा एक छोटे से एरिया के क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर ई डॉट डी ए, क्योंकि क्या है दोनों की दिशा क्या सेम है। तो ई डी ए तो हमारा क्या होगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ये क्या ई डी ए ई डॉट डी ए बराबर क्या होता है हमारा ई डी ए कॉस थीटा। तो थीटा थीटा का मान क्या है दोनों क्या एक ही दिशा में है, ई और डी ए क्या एक ही दिशा में, क्या होगा थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कास 0 का 0 का मान क्या होता है ई एक हो जाएगा। तो फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा गुजरने वाला कुल फ्लक्स अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स हमारा हो जाएगा ई डी ए। तो ई डी ए को हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, तो हमारा क्लोज इंटीग्रेशन फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई हमारा क्या होगा बाहर निकलेगा, क्योंकि क्या कांस्टेंट है, और हमें क्या है डी ए का मतलब क्या होगा हमारा एक गोला, तो गोले का क्या होगा क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी ए का हमारा क्या करेंगे इसका समाकलन हमारा करेंगे, तो हमारा क्या होगा फाई बराबर डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा ई ए, जहाँ ए क्या ए का मान कितना हमारा 4 पाई आर स्क्वायर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या क्या स्मॉल है, तो क्या होगा इसका क्षेत्रफल क्या जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब गॉस प्रमेय से, गॉस का प्रमेय का यूज करने के करके कहा ना कि क्या करना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय से हमारा फाई ई बराबर होता है क्या, फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। अब फाई ई का मान हमें कितना मिला है यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा ई बराबर हो जाएगा ई बराबर हमारा हो जाएगा कितना 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक क्या आ जाएगा, यहाँ से ई का मान क्या आ जाएगा हमारा इतना आ जाएगा।
तो इस मान को क्या करेंगे हम, फाई ई बराबर क्या रख देंगे, हम रख देंगे कितना, यहाँ पर रख देंगे ई, यहाँ पर फाई ई बराबर क्या रखेंगे, ई बराबर यहाँ रख देंगे कितना, ई अपान 4πr², यहाँ रख देंगे क्या, ई इंटू 4πr², ई बराबर क्या रख देंगे, यहाँ पर देंगे 4πr²। जब यहाँ पर रखेंगे मान तो देखिए कैसे रखेंगे, हमारा क्या ई इंटू 4πr² और क्या आएगा हमारा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा 4πr² यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा और क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r²। तो r² यहाँ पर रहेगा। तो हमें उम्मीद है यदि क्या हो आर का मान क्या हो, स्मॉल आर के जगह पर क्या हो कैपिटल आर हो जाए तब। तो गोली कोष के पृष्ठ पर, अब क्या था गोली पृष्ठ के बाहर हमने, और गोली कोष के क्या यहाँ पर पृष्ठ पर निकालेंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर का मान क्या होगा स्मॉल आर हो जाएगा, एकदम सेम क्रिया वही होगी। और क्या करेंगे यहाँ हमको लगाना नहीं है, क्या करें कैपिटल आर के जगह क्या स्मॉल आर रख देंगे और ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान r²। यदि क्या करते हैं यही क्रिया करेंगे इसके लिए, तो हमको क्या करना, जब हमको आर के जगह पर आर रख देना क्या सीधे हमको मिल जा रहा है, तो कौन जरूरी है हमको इतना तामझाम करने का। तो गोली कोष के भीतर, तो कोष के भीतर निकालना, आर का मान क्या हो कम हो जाए, कैपिटल आर से क्या हो जाएगा स्मॉल आर क्या हो जाएगा कैपिटल आर से कम हो जाए, मतलब इसके भीतर। तो गोली पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश क्या शून्य है, जो हमारा गोली पृष्ठ है तो उसके पृष्ठ पर आवेशित किया गया ना, इसके अंदर तो कोई आवेश है नहीं, जब आवेश होगा ही नहीं, जब क्यू का मान क्या है 0 है, जब आवेश क्या है यहाँ पर क्यू का मान क्या है यहाँ पर 0 है, तो गोली पृष्ठ क्या घेरा गया आवेश क्या 0 है, अर्थात हम कह सकते हैं क्यू बराबर क्या है 0। तो अतः ई बराबर भी क्या आ जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर देखिए क्या है हमारा क्यू के जगह पर क्या है, यहाँ पर क्यू बराबर क्या होगा 0 रख देंगे, तो क्या होगा टोटल 0 ही तो हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखते हैं, कह रहा है अगला, कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या कीजिए परिभाषा दीजिए। तो एक समान वैद्युत द्विध्रुव है, तो कह रहा है यहाँ पर क्या एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या कीजिए परिभाषा भी दीजिए। तो माना क्या एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या किया गया, हमने एक थीटा कोण पर क्या किया, एक थीटा कोण बनाते हुए हमने क्या किया एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिस पर क्या प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखे हैं। एक समान क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र, इसमें क्या किया थीटा कोण पर हमने क्या किया एक वैद्युत द्विध्रुव, एक पर प्लस क्यू और दूसरे पर क्या माइनस क्यू आवेश क्या है रखा है। तो क्या माइनस क्यू आवेश रखा है। तो थीटा कोण बनाते हुए आवेश पर लगने वाला बल बराबर व दिशाओं में एक दूसरे के क्या विपरीत हैं। तो प्लस क्यू आजकल क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है और माइनस क्यू आजकल क्या होगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है। तो इसको क्या यदि लंबवत क्या करें, जैसे हम क्या एक त्रिभुज बनाते हैं तो यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है लंब क्या हमारा लंब बटे कर्ण। तो एक दूसरे से क्या है साइन थीटा क्या लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब हमारा लंब कितना है, लंब हमारा ए है और कर्ण ए है। तो लंब हमारा क्या मान लेते हैं, लंब को मान लेते हैं क्या ए सी। तो लंब ए सी क्या होगा साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब, लंब हमारा क्या है ए सी और कर्ण हमारा क्या है 2l। तो ए सी का मान क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2l साइन थीटा। तो हमने 2l साइन थीटा यहाँ पर रखा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए क्या यहाँ पर क्या रहा है प्लस की वजह से क्या दिशा बल इधर लग रहा है और माइनस के कारण क्या इधर लग रहा है, मतलब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो क्या करेगा ये दोनों क्या एक दूसरे को घुमाने का प्रयास करते हैं, मतलब क्या होगा एक दूसरे को क्या करेंगे घुमाने के प्रयास करेंगे। तो भाई बढ़ते हैं आगे। कर अतः दोनों सिरों पर लगने वाले बल क्या करें बल युग्म बनाते हैं, मतलब एक क्या किया इधर एक बल लग रहा है इधर, तो यानी क्या किया बल युग्म बना दिए ना, एक जोड़ा तो बन गया, एक इधर बल लगा रहा है एक उधर बल लगा रहा है। तो क्या किए दोनों एक दूसरे से क्या एक जोड़ा बना दिए, बल युग्म का एक जोड़ा बना देते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में क्या करता है लाने का प्रयास करता है। जो क्या करेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करेगा इसको सोचेगा क्या इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का क्या करता है प्रयास करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। इस बल युग्म को क्या कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो इस बल युग्म को ही क्या कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो बल युग्म का आघूर्ण होता है बल का परिमाण गुणे लंबवत दूरी। बल का परिमाण
बल का परिमाण कितना है एफ, और उसके बीच की क्या है ए विद्युत क्षेत्र से क्या है लंबवत दूरी कितनी है 2l साइन थीटा। तो ये हमारी क्या होगी लंबवत दूरी क्या होगा 2l साइन थीटा। तो हमारा लंबवत दूरी बल गुणे बल से बल का परिमाण गुणे लंबवत दूरी, तो बल का परिमाण कितना है एफ, और बल युग्म के आघूर्ण को क्या टाउ से प्रतिनिधित्व करते हैं और इंटू लंबवत दूरी क्या 2l साइन थीटा। तो हमारा टाउ बराबर हो जाएगा एफ बराबर होता है क्या क्यू इंटू ई, एफ बराबर क्यू इंटू ई और इंटू 2l साइन थीटा। तो हमारा टाउ बराबर हो जाएगा क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l के जगह क्या रख देंगे पी, तो हो जाएगा पी ई साइन थीटा। क्यू इंटू 2l बराबर क्या हमारा पी रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा पी ई साइन थीटा। तो हमारा टाउ क्या आ जाएगा पी ई साइन थीटा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चूंकि थीटा बराबर क्या हो थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा क्या हो यदि 90 डिग्री यदि लंबवत रख दिया तो हमारा क्या होगा टाउ का मान क्या होगा मैक्सिमम प्राप्त होगा। टाउ मैक्सिमम क्या होगा हमारा हो जाएगा पी ई साइन 90, साइन 90 का मान क्या आ जाएगा 1, तो हमारा क्या आ जाएगा पी ई, ये थीटा का मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारा इसका मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। यदि क्या हो यदि तो करा इसके आधार पर क्या करना इसका इस बलयुग्म का प्रत्ययन बलयुग्म कहते हैं। तो इसमें क्या किया क्वेश्चन पूछा कि इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। अब क्या करेंगे सूत्र प्राप्त व्यंजक प्राप्त करना है और इसके आधार पर जो व्यंजक मिला उसके आधार पर हमको क्या करना है इसका परिभाषा लिखना है। तो यदि ई बराबर क्या रखते हैं ई बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम रख दिया जाए तो हमारा टाउ मैक्स क्या हो जाएगा हमारा जो बलयुग्म का आघूर्ण हो जाएगा क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म के बराबर होता है जो कि उस वैद्युत द्विध्रुव को जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है उस प्रत्यानयन बल युग्म के बराबर होता है जो उस वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर क्या करता है कार्य करता है। तो इसकी परिभाषा आप इस प्रकार क्या करते हैं बना सकते हैं फार्मूले से। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला कह रहा है हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन स्थैतिक वैद्युत में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसका निगमन भी कीजिए। तो गॉस का प्रमेय अभी पीछे पूछा था, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आपको गॉस का प्रमेय हमने कहा था क्या या तो आगे पढ़ेंगे या पीछे आप पढ़ चुके होंगे, तो आगे पीछे भी पढ़े होंगे। तो आइए एक बार फिर गॉस के प्रमेय को जानते हैं। तो हमने अभी क्वेश्चन किया था गॉस का प्रमेय कैसे करते हैं, तो उसको वहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको सोचा कि क्या करेंगे एक ही साथ क्या करेंगे दोनों करा देंगे। तो स्थैतिक वैद्युत में क्या है गॉस के नियम का वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्या है गॉस के नियम का क्या उल्लेख कीजिए। तो एक हमारा क्या प्लस क्यू आवेश क्या है एक रखा गया है, तो इससे आर दूरी पर हम क्या करेंगे एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे कल्पना कर लेते हैं और उस पर हमको क्या करना है वैद्युत क्षेत्र हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर हमने क्या किया एक प्लस क्यू आवेश लिया, तो प्लस क्यू आवेश लिया उससे आर दूरी पर हमने क्या किया एक गॉसियन पृष्ठ की क्या कहते हैं कल्पना कर लेते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है गोला भी हो सकता है किसी तरह का हो सकता है। तो कह रहा है गॉस का प्रमेय क्या कहता है कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से कोई बंद पृष्ठ है मतलब क्या है कोई भी बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स मतलब उससे जितना भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का क्या होता है 1/ε0 गुना होता है। उससे बद्ध जितने भी आवेश होंगे उसके ε0 गुना होता है। तो कितने आवेश आ रहे हैं तो हमारा फाई बराबर कुल आवेश यदि क्या हो इसका कुल आवेश क्या हो क्यू हो तो क्यू का क्या होता है 1/ε0 गुना होता है क्यू इंटू होता है 1/ε0 या लिख सकते हैं Q/ε0 होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हमने यहाँ पर क्या एक छोटा सा क्या हमने अल्पांश ले लिया उससे क्या करेंगे हम यदि क्या करेंगे दोनों तरफ से क्या मिलाते हैं तो एक कोण बनाएगा इसे क्या कहेंगे डी ओमेगा यानी घन कोण कहते हैं डी ओमेगा हम इसे कहते हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा माना एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु पर क्या है बिंदु पर क्या है
माना एक बंद पृष्ठ ए है जिसके भीतर बिंदु पर क्या किया है, प्लस क्यू आवेश है। भीतर किसी मान क्या एक हमारा एक बंद पृष्ठ है, उसमें क्या उसके भीतर क्या एक प्लस क्यू आवेश है। माना पृष्ठ के ऊपर कोई बिंदु P है, इसके पृष्ठ के ऊपर क्या कोई बिंदु यहाँ पर हमने क्या किया मान लेते हैं P है। P है जिसकी बिंदु से दूरी क्या है R है, इस आवेश से दूरी क्या है R दूरी पर है, इस बिंदु से क्या है R दूरी पर है, क्या है कहाँ यहाँ से इस बिंदु से क्या है R दूरी पर है, यहाँ से क्या है R दूरी पर है। R दूरी बिंदु O से क्या है R दूरी पर, बिंदु O ये बिंदु O है जहाँ आवेश रखा है, बिंदु O से क्या है P की दूरी क्या है R है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये प्लस क्यू आवेश है इसके कारण क्या बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर हमारा हो जाएगा क्या 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, आवेश और उनके बीच की दूरी कितना R, Q/R²। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र E में तथा क्षेत्रफल वेक्टर सदिश हमारा क्या है वैद्युत क्षेत्र E है और क्षेत्रफल वेक्टर क्या है ये लंबवत क्या होगा बाहर की तरफ होगा और ये क्या है वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो इनके बीच क्या है थीटा कोण पर यदि क्या हो क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो थीटा कोण पर हो। तो क्षेत्रफल अवयव से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो बीच कोण क्या हो थीटा हो, तो हमारा डी फाई ई मतलब गुजरने वाला फ्लक्स अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स ई इंटू डी ए, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। चूंकि इनके बीच का कोण क्या है थीटा है तो वेक्टर ई इंटू डी ए। मान लेते क्या है थीटा कोण पर है, हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते क्या थीटा कोण पर है या 10 डिग्री पर 15 डिग्री की कोण पर क्या है लंबवत है। तो हमारा डी फाई ई बराबर क्या होगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर ई डी ए कास थीटा, ई डी ए कास थीटा। चूँकि ई का मान कितना है ये मत सोचिएगा तो हमारा डी है ना, ये डी है लग रहा था प्रोपोर्शनल है। तो ई का मान कितना हमने निकाला है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/R² और उसके बाद डी ए कॉस थीटा, तो Q/R² डी ए कॉस थीटा। तो अब आगे देखते हैं, तो हमारा डी फाई ई बराबर क्या होगा Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कास थीटा/R²। हमारा होता है क्या डी ओमेगा, हमारा ये जानिए क्या होता है डी ओमेगा बराबर होता है कितना डी ए Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है क्या डी ओमेगा, तो डी ओमेगा होता है। तो हम जानते हैं डी ओमेगा हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, अब संपूर्ण पृष्ठ जो टोटल क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो हमारा क्या बंद फ्लक्स है उससे गुजरने उसके क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई। तो हम यहाँ पर फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई का मान क्या है Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। तो हमारा फाई ई बराबर यहाँ से हो जाएगा Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा। तो हमारा यहाँ पर फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। तो क्या होगा डी ओमेगा का मान क्या होगा डी ओमेगा हमारा क्या होगा 4 पाई हो जाएगा। तो 4 पाई से क्या हो जाएगा 4 पाई कट जाएगा और हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा Q/इप्सिलॉन नॉट। यही हमारा क्या है गॉस का प्रमेय है। तो कह रहा है यदि कई आवेश प्लस Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 माइनस प्लस में क्या हो बहुत सारे पृष्ठ क्या के भीतर स्थित हैं तब वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तब वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा फाई ई बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 बटे हमारे क्या हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट। यानी बीजगणितीय योग करेंगे तो हमारा फाई ई
बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, मतलब कुल आवेश क्या होगा सिग्मा क्यू। तो यही हमारा क्या है गॉस का प्रमेय है, यही हमारा क्या है गॉस की प्रमेय है। तो गॉस का प्रमेय हमने क्या किया बहुत ही शानदार तरीके से प्रूफ कर दिया है। तो 2 बार देखेंगे वीडियो आपको क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो कह रहा क्या गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु पर उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए या कूलाम के नियम की क्या कीजिए प्राप्त कीजिए। तो गॉस के नियम से कूलाम के नियम की अब प्राप्ति हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो मान लेते क्या प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर हमने क्या मान लिया एक बिंदु P मान लेते हैं और उससे क्या करें हम गॉसियन पृष्ठ की क्या करें एक कल्पना कर लेते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ बना लिया तो हमारा क्या होगा यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा लंबवत बाहर की तरफ और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा ये प्लस क्यू आवेश क्या होगा दूर की तरफ हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा क्या क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई। तो इस कुल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा डी फाई ई। तो डी फाई ई बराबर हमारा होता है क्या क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए हमारा क्या है फाई ई। तो हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कास थीटा, ई डी ए कास थीटा, चूँकि ई और डी ए हमारे क्या ई और डी ए क्या दोनों क्या सेम ही दिशा में हैं। तो मतलब क्या थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन कास 0 का मान क्या 1 होता है तो हो जाएगा ई डी ए। तो हम क्या हो रहा है यहाँ पर फाई ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा ई डी ए हमारा क्या होगा बाहर, हमारा क्या होगा ई बाहर निकल जाएगा, ई क्या है कांस्टेंट है और क्लोज इंटीग्रेशन डी ए का हम क्या करेंगे समाकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ई ए हमारा क्या गोला है तो गोले के लिए क्या होता है हमारा गोले का क्षेत्रफल होता है कितना ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर मान लेते हैं 1। तो गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं फाई ई बराबर क्या होता है क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर क्या क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ मान रख देंगे समीकरण 2 इसको मान लेंगे तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम जानते हैं कि हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। तो हमारा क्या हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा हमारा क्या 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्या होगा ये आ गया नीचे क्या होगा इतना आ गया। यदि बिंदु P पर क्या है कोई परीक्षण आवेश Q रख दिया गया, ये जो हमारा बिंदु P है इस पर क्या किया हमने परीक्षण आवेश क्या है Q0 रख देते हैं। तो Q0 पर लगने वाला बल हमारा क्या हो जाएगा तो Q0 रख देते हैं। तो इस परीक्षण आवेश पर क्या किया यदि बिंदु P पर यदि अब कूलाम के नियम की प्राप्ति कर लेते हैं, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है तब Q0 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा F बराबर Q0 E। तो हमारा F बराबर Q0 E, F बराबर E का मान कितना है 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q इंटू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान आर स्क्वायर Q इंटू Q0। तो हमारा F बराबर कितना आ गया 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपान आर स्क्वायर। ये हमारा क्या कूलाम का नियम प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 ए Q0 इंटू Q अपान क्या है आर स्क्वायर। यही हमारा क्या है कूलाम का नियम है, यही हमारा क्या है कूलाम का नियम है, यही क्या है हमारा कूलाम का नियम है, यही हमारा क्या है कूलाम का नियम
है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कोरगॉस के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजक का निगमन कीजिए। तो क्या अनंत लंबाई का एक हमारा क्या अनंत लंबाई का क्या किया हमने, आवेशित तार ले लिया। हमने क्या किया, एक अनंत लंबाई का आवेशित तार ले लिया। तो इससे r दूरी पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है के लिए क्या कीजिए, व्यंजक का निगमन कीजिए। तो इससे r दूरी पर हमें क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना कर लेते हैं, जो क्या होगा, बेलन के आकार का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पर क्या करेंगे हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ प्लस क्यू करके यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा हमारा, ये तो क्या है, यहाँ पर ई हो जाएगा लंबवत बाहर की तरफ, और यहाँ पर क्या क्षेत्रफल वेक्टर लंबवत ऊपर की तरफ। तो प्लस से क्या होगा, दूर की तरफ, प्लस के कारण क्या होगा, दूर की तरफ ई होगा, और डी ए भी क्या होगा यहाँ पर दूर की तरफ, और यहाँ भी क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा प्लस के कारण क्या होगा, दूर की तरफ, और लंबवत क्या होता है, डी ए क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। और ये क्या गया यहाँ पर दर्शाया गया है। तो अब आइए इसको लिखेंगे कैसे, एग्जाम में लिखना कैसे। माना कि एक अनंत लंबाई के सीधे तार पर आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इस पर रेखीय आवेश मतलब आवेश की मात्रा क्या है, लैम्डा है। इस आवेशित तार से r दूरी पर बिंदु P है, ये जो हमारा ये आवेशित तार है, इससे r दूरी पर हमें क्या किया, बिंदु P मान लेते हैं। बिंदु P है जहां तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। यहाँ जहां पर क्या करना है, हमें तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अब गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ, इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यहाँ से क्या होगा, कुछ फ्लक्स गुजरेगा, यहाँ से क्या, यहाँ इतना दूर में कुछ फ्लक्स गुजरेगा, और यहाँ से कुछ फ्लक्स गुजरेगा। तो इन तीनों फ्लक्सों का क्या करेंगे, हम योग करेंगे। तो यहाँ पर φ1 यहाँ मान लेते हैं, इसको φ2 मान लेते हैं, और इसको φ3 मान लेते हैं। तो हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा क्या, φe बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो हमारा φe बराबर हमारा हो जाएगा, φe बराबर हो जाएगा φ1 ई डी ए क्लोज इंटीग्रेशन। तो हम क्या करें, क्लोज इंटीग्रेशन नहीं, हम क्या करेंगे, S1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ई हमारा क्या मान लेते हैं, S1 S2 S3। तो S1 ई डी ए वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए प्लस φ2 की जगह पर क्या हमारा S2 सरफेस ई डी ए प्लस S3 और क्या है, ई डी ए। अब तीनों सरफेस से हमारा क्या होगा, φe टोटल फ्लक्स φe बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कास थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ये S1 है, ये हमारा क्या S2 ई डी ए कास थीटा प्लस S3 ई डी ए कास थीटा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा का मान क्या है, ई और डी ए के बीच क्या है, थीटा का मान कितना 90 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, और यहाँ पर थीटा ई और डी ए का दिशा क्या एक ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, और यहाँ पर दोनों क्या है, लंबवत हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब इसको हल करेंगे तो हमारा φe बराबर हो जाएगा कितना, टू कास 0 का मान कितना होता है, कास 90 का मान 0, कास 90 का मान 0, तो हमारा बचेगा क्या, बीच वाला सिर्फ, तो बीच वाला बचेगा। तो हमारा φe बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन S2 ई डी ए इंटू 1। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर φe बराबर क्लोज इंटीग्रेशन S2 ई डी ए, ई को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा ई बाहर निकल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ए बचेगा, और डी ए का समाकलन हमारा क्या हो जाएगा, डी ए का समाकलन हमारा क्या हो जाएगा φe बराबर ई इंटू ए। तो हमारा क्या, ये बेलन है, बेलन का क्या होगा, क्षेत्रफल होता है कितना, 2 πr l।
बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 2 पाई आर एल। तो हमारा क्या होगा समीकरण नंबर 1, तो 2 पाई आर एल। तो अब गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं फाई ई बराबर क्या होता है क्यू अपान इप्साइलन नॉट। गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है क्यू अपान इप्साइलन नॉट। इसको समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 व 2 से चूँकि क्या होता है यहाँ पर लैम्डा बराबर क्या होता है क्यू अपान ए। मतलब ये क्या एकांक लंबाई क्या तार है ना, तो क्या आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होगा लैम्डा बराबर क्यू अपान एल होता है, जहाँ क्यू बराबर क्या आता है लैम्डा एल। क्यू बराबर होता है लैम्डा एल, तो फाई ई बराबर क्या होगा लैम्डा एल अपान इप्साइलन नॉट। तो रेखीय आवेश घनत्व यहाँ पर क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा क्या होता है क्यू अपान एल। तो हमारे क्या हो जाएगा लैम्डा एल अपान इप्साइलन नॉट। इसको समीकरण नंबर 3, तो समीकरण 1 व 3 से तो हमारा ई बराबर हो जाएगा कितना, ई बराबर हो जाएगा हमारा ई बराबर, इसको समीकरण 1 और 3 से हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा ई बराबर लैम्डा अपान 2 पाई इप्साइलन नॉट इंटू आर। तो लैम्डा क्या है ई बराबर क्या जाएगा लैम्डा इंटू 2 पाई इप्साइलन नॉट इंटू आर, या इसको लिख सकते हैं कि ई बराबर 1 अपान 4 पाई इप्साइलन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर। क्या करते हैं ऊपर नीचे क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से 2 लैम्डा हो जाएगा और बटे आर यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा, तो यानी 2 लैम्डा अपान आर। तो दोनों में से क्या होगा कोई भी फार्मूला हो सकता है। तो कह सकते हैं कि धनावेशित तार के लिए विद्युत क्षेत्र ई की दिशा दूर की ओर तथा ऋणावेशित तार के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ई दिशा क्या होती है भीतर की ओर होगी। धनावेशित तार है तो क्या होगा ई दूर की तरफ होगा और ऋणावेशित तत्व क्या होगा पास की तरफ होगा, मतलब अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ये सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे के बहुत सारे क्या हैं इसके पार्ट 3 के साथ एकदम शानदार तरीके से देखिए, सारे क्या है रेडी हैं आपके लिए, सब कुछ क्या है रेडी है। बस आपको क्या करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है, जिससे क्या हो सके हम आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकें। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।